खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। नमस्कार दोस्तों, पैंथर अकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त दैनिक समसामयिकी की सीरीज लेकर आपके बीच में उपस्थित हूं और उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। हम लोग सेशन की शुरुआत दो शब्द मोटिवेशनल कोट से करना चाहेंगे। देखिए लिखा गया है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई सफल नहीं होता, जब तक अपने लक्ष्य के प्रति अडिग न हो तब तक कोई इंसान महान नहीं होता। मतलब आपको सफलता के लिए निरंतर कार्य करना ही है, इसके अलावा कोई युक्ति और नहीं है। आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करें और आपसे यही गुजारिश रहेगी कि सेशन में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिए। आइए हम लोग प्रश्नों के रूप में देखें ये सेशन। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की सूची के आधार पर दुनिया के सबसे चौथे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो यहाँ विकल्प दिया गया, पहला बिल गेट्स, दूसरा गौतम अडानी, तीसरा दिया गया एलन मस्क और चौथा दिया गया जेफ बेजोस। मित्रों इस प्रश्न का जो सही हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, गौतम अडानी। इनका संबंध किस देश से है? ये भारत के हैं। अगर हम बात करें कि इन्होंने किसका स्थान लिया है, तो जो चौथे क्रम पे पहले बिल गेट्स थे, इनके स्थान पर अब कौन आ गए हैं? तो गौतम अडानी जी आ गए हैं और इनका संबंध किस देश से है? ये भारत से संबंधित है। अगर हम बात करें यहीं एलन मस्क के बारे में, तो विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क हैं। और साथ ही साथ आपको याद रखना है कि पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में किसे चुना गया है? तो एलन मस्क को चुना गया है। जबकि मित्रों याद रखना है इसी के साथ साथ पेटा पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो आलिया भट्ट को चुना गया है। अगर हम बात करें जेफ बेजोस के बारे में, तो अमेजन के संस्थापक कौन है? तो जेफ बेजोस हैं। और साथ ही साथ इन्होंने अमेजन के सीईओ के पद से इस्तीफा दे दिया है और इसके नए सीईओ कौन बने हैं? तो एंडी जेसी बने हैं। अब हाल ही में कुछ महान बड़ी रिपोर्टें आई हैं जिससे आप एक बार रिकॉल कर लीजिए। अगर हम बात करें टाइम पत्रिका के आधार पर विश्व के 50 शहरों में कौन से दो शहर जो हैं भारतीय हैं जो चुने गए हैं? अगर हम विश्व लेवल पे बात करें मित्रों, सर्वोच्च स्थान किसे मिला है? तो एडिनबर्ग को मिला है। ये स्कॉटलैंड की राजधानी है, स्कॉटलैंड की राजधानी है। अगर हम बात करें यहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत के दो शहर दिल्ली और मुंबई को भी इसमें शामिल किया गया है। अब यहीं अगर हम बात करें सिप्री के रिपोर्ट के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन उभर के आया है? तो अपना प्यारा भारत वर्ष है। दूसरे स्थान पर सऊदी अरब है। अगर हम बात करें सिप्री के दूसरे रिपोर्ट जो सिप्री द्वारा दी जाती है कि सैन्य खर्च में विश्व में तीन कौन बड़ी शक्तियां हैं, तो पहले स्थान पे यूएसए है, दूसरे स्थान पे चीन है और तीसरे स्थान पे अपना प्यारा भारत वर्ष है। अगर हम बात करें कि स्टूडेंट के लिए विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है, तो स्टूडेंट के लिए सबसे सर्वोच्च शहर के रूप में लंदन है। जबकि अगर हम भारत में बात करें तो भारत में दिल्ली और मुंबई को स्थान दिया गया है। अगर हम बात करें द इकोनॉमिक की रिपोर्ट के अनुसार कि विश्व में सबसे अधिक सर्वोच्च सुविधाजनक रहने वाला शहर के रूप में कौन सा शहर चुना गया है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना सर्वश्रेष्ठ रहने योग्य स्थान के रूप में चुना गया है। और यहाँ सबसे खराब प्रदर्शन किस देश का रहा है? तो सीरिया की राजधानी दमिश्क से रहा है। ये प्रश्न सारे आपके परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, इनको आप जरूर याद रखिएगा। आइए इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हाल ही में चर्चा में रहा, भारत का पहला 100% लैंडलॉर्ड। अब यहाँ 100% लैंडलॉर्ड से आशय यह है कि पूर्ण स्वामित्व मतलब पूर्ण रूप से मालिकाना हक वाला कौन सा बंदरगाह बना है? तो यहाँ देखिए पहला दिया गया कोलकाता, दूसरा पोर्ट
और दूसरा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, तीसरा दिया गया है न्यू मैंगलोर पोर्ट, चौथा दिया गया है पारादीप पोर्ट। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। अब ये कहां स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। साथ ही साथ मुंबई में और भी पोर्ट हैं, तो इसका पहले ये किस नाम से जाना जाता था दोस्तों? यहां से भी प्रश्न लगातार बना है, तो इसे नावा सेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। और सबसे बड़ा बंदरगाह के रूप में अगर बात करें तो मुंबई बंदरगाह जो है वो सबसे बड़े बंदरगाह के रूप में कार्य करता था। उसी के भार को कम करने के लिए नावा सेवा बंदरगाह जो है इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप में कर दिया गया। साथ ही साथ यह जो है भारत का सबसे व्यस्ततम सबसे व्यस्ततम बंदरगाहों में एक है। अब अगर हम बात करें मित्रों, यहाँ पर एक प्रश्न पूछ लिया जाता है वन लाइनर में कि भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं। यहां से एक प्रश्न और भी आपको याद रखना है कि भारत की कुल तटीय सीमा कितने किलोमीटर की है? तो 7516.6 किलोमीटर की कुल भारत की तटीय सीमा है। अगर यहां से एक प्रश्न विश्व लेवल में पूछता है कि विश्व में सबसे ज्यादा तटीय सीमा किस देश की है? तो वो कनाडा की जो है तटीय सीमा सबसे अधिक है। अगर हम यही बात करें कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्नों से मित्रों कि 100% वैक्सीनेशन वाला राज्य भारत का पहला कौन है? तो वो हिमाचल प्रदेश है। अगर हम बात करें कि 100% हर घर जल योजना को संपादित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो गोवा है। अगर हम बात करें कि 100% हर घर जल सुविधा उपलब्ध कराने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये दोस्तों पुरी होगा। ये सारे प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है जो कि आपकी परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देखें। हाल ही में चर्चा में रहा भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP ने पूर्वोत्तर भारत में अपना पहला पर्वत युद्ध प्रशिक्षण केंद्र कहां बनाया? अब यहां बात हो रही है भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसको बोला जाता है ITBP। तो यहां मैंने कि आपके जो विकल्प दिए, पहला डोबांग, दूसरा दिया गया औली, और इसी के क्वेश्चन में दिया गया है जोशीमठ, और तीसरा दिया गया लद्दाख, चौथा दिया गया अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ जो हमारा सही विकल्प है विकल्प नंबर ए डोबांग होगा। डोबांग में पूर्वोत्तर भारत की ये पहली है। अब यहाँ पूर्वोत्तर भारत की पहली होने से मतलब आप समझना है कि ये डोबांग किस राज्य से संबंधित है? तो डोबांग सिक्किम राज्य से संबंधित है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत होने का आशय यह है, इससे पहले ITBP ने युद्ध प्रशिक्षण केंद्र ऑलरेडी खोल रखा था। तो वो पहला कहां था? तो वो औली, जो कि जोशीमठ के रूप में जाना जाता था, यहां पर पहला खोला गया था। लेकिन अगर प्रश्न में पूछा जाता है पूर्वोत्तर भारत का पहला, तो यहां पर आपका सही होगा डोबांग, जो कि किससे संबंधित है? यह संबंधित है सिक्किम राज्य से। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस की स्थापना कब की गई थी? तो 24 अक्टूबर 1962 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो SS देशवाल जी जो हैं इसके प्रमुख हैं। और हाल ही में हम लोगों ने थल सेना, वायु सेना और जल सेना के बारे में पढ़ा है। तो पुनः उसको रिकॉल करते हुए अगर हम बात करें, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और इसके प्रमुख कौन है? तो जनरल मनोज पांडे जी। अगर हम बात करें वायु सेना के बारे में, तो इसका जो दिवस है 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसके प्रमुख कौन है? तो विवेक राम चौधरी जी। अगर हम बात करें यहाँ पर नेवी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 दिवस को मनाया जाता है। और इसके प्रमुख कौन है? तो एडमिरल हरि कुमार जी। आइए इसी क्रम में हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में जुलाई 2022 में किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया गया? यहाँ देखिए समिति से एक बात हो रही है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब जो समर्थन मूल्य होना ही चाहिए, मतलब इससे कम की बात नहीं होगी। तो उस समर्थन मूल्य के लिए
कौन सी समिति का सिफारिश किया गया, किसकी गठन की गई? तो देखिए पहला दिया है कि कस्तूरी रंगन समिति, दूसरा गाडगिल समिति, तीसरा शिवरामन समिति, चौथा दिया गया संजय अग्रवाल समिति। दोस्तों इस प्रश्न का में जो हमें सही विकल्प है वो विकल्प हमारा संजय अग्रवाल समिति के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति को संजय अग्रवाल समिति के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ हम जाने कि कस्तूरी रंगन समिति ये किससे संबंधित है? नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति से संबंधित है कि कस्तूरी रंगन समिति। अब भारत में पहली शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? 1968 ईस्वी में, और 34 वर्षों के बाद सुधार करके 2020 में किसकी अध्यक्षता में? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति लागू की गई। गाडगिल समिति का संबंध किससे है? पश्चिमी घाट के संरक्षण में गाडगिल समिति का संबंध है। अगर हम बात करें शिवरमन समिति तो नाबार्ड की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर 1982 ईस्वी में। अगर हम बात करें यहीं पर विजय केलकर समिति का संबंध किससे है? तो विजय केलकर समिति का संबंध जो है ये जीएसटी के गठन से है। और यह कब लागू किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगर हम यहीं पर बात करें फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो भाषा के आधार पे गठन का संबंध किससे है? फजल अली आयोग से है। अगर हम बात करें सरकारिया आयोग तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो केंद्र और राज्य संबंध के बारे में कौन से आयोग का सिफारिश है, संबंधित है? तो सरकारिया आयोग है। कि अगर आपके कामयाब होने का संकल्प काफी मजबूत है तो असफलता आपको कभी डरा नहीं सकती। मतलब अगर आपने पूर्ण रूप से ठान ही लिया है कि हमको कामयाबी या अपनी सफलता को निश्चित ही करना है तो इसमें किसी प्रकार की असफलता आपके रास्ते की रोड़ा नहीं बनेगा। इसी क्रम में आपसे यही गुजारिश रहेगी कि आप निरंतर प्रयास करते रहिए और आप अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहिए। इसी क्रम में हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।